हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ कॉम्पिटिटिव सक्सेस फैक्टर। आई होप आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। अब एग्ज़ाम सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं, कल परसों को सैटरडे को एग्ज़ाम है 27 को। ठीक है, आप जिनका भी एग्ज़ाम 27 को है उनको ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। आप काफ़ी अच्छे से अपने टेस्ट सीरीज़ पर, मॉक टेस्ट पर, रिवीजन पे फोकस कर रहे होंगे लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो अभी जितना भी टाइम बचा आप उसको स्पेंड कीजिए अपने रिवीजन में। जैसा कि आपको बताया था हमने कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। जो आपने टॉपिक पढ़े हैं, मैथ के फॉर्मूलाज हो गए, रीजनिंग के कंसेप्ट हो गए, इंग्लिश के रूल्स हो गए, ग्रामर के रूल्स हो गए, ठीक है, रीडिंग हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फोकस कीजिए। उसके बाद जनरल अवेयरनेस होगी। जितनी आपने जनरल अवेयरनेस अभी तक नोट्स बनाए हैं, आपने जितनी सीखी है, उन सभी को आप एक बार रिवाइज़ कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रह सकें। ठीक है, अब इंग्लिश हमने मोस्टली कवर कर ली हुई है। जितने भी टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जो एक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, वो हमने आपको कवर करवा दिए हैं। ठीक है, अब जो आज का टॉपिक रहेगा आपका, वो रहेगा आपका साइंस का। एक छोटा सा टॉपिक है आपका साइंस का, ओजोन लेयर। ठीक है काफ़ी छोटा बट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो ओजोन लेयर पे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आज हम ओजोन लेयर देखते हैं क्या है, किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो MCQs वो बताएंगे। उसके बाद जो इसकी PDF रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ओजोन लेयर से हम। ओजोन लेयर क्या है? अब ओजोन लेयर जो है हमारी बेसिकली वो क्या है? O3। ओजोन लेयर को क्या बोलते हैं हम? ओजोन को क्या बोलते हैं हम? O3। ठीक है, इस ओजोन वर्ड का मतलब क्या है? O3। अब O3 का मतलब क्या है वो देखते हैं। O3 का मतलब होता है कि 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। ऑक्सीजन प्लस दूसरा ऑक्सीजन प्लस उसमें एक और ऑक्सीजन। ठीक है, जब 3 ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ओजोन। ठीक है, और अगर 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं, O2, ठीक है, O प्लस O, तो ये क्या बनाते हैं हमारे लिए? O2 ऑक्सीजन, जिसको हम इनहेल करते हैं, जिसको हम सांस लेने के काम में लाते हैं, उसको हम बोलते हैं O2। और जो ओजोन होती है वो होती है हमारी O3। ठीक है, अब दोनों ही हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। O2 सांस लेने का काम आती है, अगर ये ना हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। O3 हमें सूरज की किरणों से बचाती है, जो कि सूरज की किरणों से जो रेज आती हैं वहाँ से, उनसे बचाती है। ठीक है, अब कौन सी रे से बचाती है, कौन सी रेस को अलो करती है आने के लिए, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब ओजोन लेयर है क्या? बेसिकली ओजोन देख लिया आपने क्या होता है। अब ओजोन लेयर क्या होती है? ओजोन लेयर हमारी बेसिकली एक क्या है? ब्लैंकेट है अर्थ का। क्या है? एक ब्लैंकेट अर्थ का। क्या करती है वो? इट प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन। अर्थ को यूवी रेडिएशन से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, जो सूरज से आती हैं। अब सूरज से जो रेज आती हैं वो 3 तरह की होती है नॉर्मली, बेसिकली जो हम पढ़ते हैं। कौन कौन सी रहती है? विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज और यूवी रेज। विजिबल रेज हमें देखने के लिए काम करती हैं। ठीक है, हमारे देखने में हेल्प करती हैं। जो हम देखते हैं वो इसी रेज की वजह से देखते हैं। इंफ्रारेड हमारे जैसे टीवी टेलीविज़न हो गया, ठीक है, उस चीज़ में काम करती है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स में काम करती है इंफ्रारेड रेज। और यूवी रेज। ठीक है, अब जो यूवी रेज है ना, ये सन जो है, जो यूवी रेज वहाँ से छोड़ता है। ठीक है, अब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर होती है इस तरह से कि यहाँ पर एक सूरज होगा, वो क्या कर रहा होगा? अपनी किरणें छोड़ रहा होगा। और यहाँ पर हमारा एक अर्थ का सरफेस है, और उस सरफेस में ओजोन लेयर है। यहाँ पे कहीं पे ओजोन लेयर होगी। अब यहाँ से विजिबल रे निकलेगी और वो उसको क्रॉस कर जाएगी। इंफ्रारेड निकलेगी, वो क्रॉस कर जाएगी, बस यूवी निकलेगी, ये रोक लेगा। जो हमारा ओजोन लेयर होगा ना, वो यूवी रेज को रोक लेगा, हमारे अर्थ में नहीं आने देगा। क्योंकि ये जो रेज होती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये काफ़ी हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, आपने काफ़ी सुना होगा कि सूरज की किरणों से अगर अल्ट्रावायलेट रेज हमारे पड़ जाए तो स्किन कैंसर होती है नॉर्मली। ठीक है, तो यूवी रेडिएशंस को जो रोकता है सूरज से धरती तक आने में, उसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। एक ब्लैंकेट है बेसिकली, जो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकता है, ताकि हमारे अर्थ पे आके हमारी बॉडी को हार्म ना कर सके। ठीक है, अब सूरज जो इफेक्ट क्या है, क्यों सूरज से जो आने वाली किरणें हार्मफुल है हमारे लिए, क्यों यूवी रेज हार्मफुल है,
उनके जो इफेक्ट है वो किस पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, फोटोसिंथेसिस पे। अब फोटोसिंथेसिस क्या रहता है बेसिकली, प्लांट्स का खाना बनाने का एक वे, एक तरीका, ठीक है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, कि सूरज की किरणों का यूज़ करके, सूरज की किरणों का इस्तेमाल करके जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है। और वो जो यूवी रेडिएशंस हैं वो इस प्रोसेस को इफेक्ट करती है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि अगर यूवी रेडिएशंस ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स पे पड़ेगी तो उनका जो फोटोसिंथेसिस रहेगा, ठीक है, उनका जो फोटोसिंथेसिस रहेगा वो प्रोसेस इफेक्ट होगा, और जब वो प्रोसेस इफेक्ट हो जाएगा तो जो प्लांट है वो अच्छे से खाना नहीं बना पाएंगे, और अल्टीमेटली किस पे इफेक्ट पड़ेगा, ह्यूमन पे उसका। और दूसरा इफेक्ट क्या है इसका, बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया वगैरह हैं हमारे, वो चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। जितनी भी हमारे डेड मटेरियल्स होते हैं, जितनी हमारी ख़राब चीज़ें होती हैं, उनको बैक्टीरिया क्या करते हैं, बेसिकली डिकम्पोज करते हैं, ख़त्म करते हैं। बट यूवी रेज इनको भी इफेक्ट करती है, इनके प्रोसेस में भी इफेक्ट करती है, ठीक है। अब आगे देखेंगे इनके क्या इफेक्ट होते हैं जो हमारी बॉडी पर पड़ते हैं। अब जो यूवी रेज है हम उसको मेज़र करते हैं किसमें, डॉप्सन यूनिट में। बेसिकली ओजोन लेयर को हम किससे मेज़र करते हैं, डॉप्सन यूनिट में। जो ओजोन लेयर होती है ना वो धरती से 17 किलोमीटर ऊपर रहती है, और कितनी रहती है, 17 से 30 किलोमीटर, ठीक है। 17 किलोमीटर स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, 30 किलोमीटर तक अर्थ के सरफेस में। सबसे पहला क्या होता है, हमारा अर्थ का सरफेस रहता है, सबसे नीचे हमारा अर्थ का सरफेस रहता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या रहेगा हमारा, एक ट्रेटोस्फेयर, फिर हमारा रहेगा एक स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। जो जो ट्रापोस्फेयर है वो हमारे धरती से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है, ठीक है। हमारी अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है। और इसी के बीच यहाँ पर होती है हमारी ओजोन लेयर, क्योंकि 17 से मैंने क्या बोला, 17 से 30 किलोमीटर के बीच में, तो वो यहीं पर आएगा, क्योंकि जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है वो 10 से लेके 50 किलोमीटर के बीच में रेंज है उसकी। तो जो हमारा ओजोन लेयर है वो कहाँ से आएगी, 17 से लेके 30, वो इसके बीच में रहेगी, इस रीजन के बीच में जो हमारी है वो रहेगी ओजोन लेयर, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि अर्थ सरफेस के पहले क्या आता है, अर्थ सरफेस के बाद क्या आता है, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बाद ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के बाद फिर स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। ओजोन लेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर नहीं, ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही हमारी ओजोन लेयर होती है, कि ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है जो कि 10 किलोमीटर से लेके कहाँ तक है, 50 तक, और यहाँ कहीं पर हमारी ओजोन लेयर होती है, ठीक है। ये हमारा 17 किलोमीटर हाइट पे आ गया, या जी ये जो हाइट होगी हमारी वो 17 किलोमीटर होगी, जो एंडिंग होगी वो हमारी 30 किलोमीटर होगी, ठीक है। इसके बीच में रहती है हमारी ओजोन। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको काफ़ी अच्छे से। अब नेक्स्ट, अब इसमें किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, आप सबसे पहले जो क्वेश्चन बन सकता है इसमें ये पूछ सकते हैं कि ओजोन का फॉर्मूला पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, जो कि O3 रहेगा। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं कि जो ओजोन है वो कौन सी रेस से हमारी अर्थ के सरफेस को बचाती है, वो आ जाएंगे यूवी रेडिएशन से हमारे अर्थ सरफेस को बचाती है वो, ठीक है। अब उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट होता है, बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन पे इफेक्ट होता है। अब मेजर किस में किया जाता है वो ओजोन लेयर, डॉप्सन यूनिट में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो ओजोन लेयर है वो पाई कहाँ जाती है, तो वो कहाँ पाई जाएगी, हमारे ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के इस बीच वाले रीजन में, ठीक है। ये जो लेंथ आपसे ये कोई नहीं पूछेगा, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिगर्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, कहाँ पाई जाती है ये आपसे पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो ओजोन की प्रॉब्लम थी ना, जो ओजोन की डिप्लीशन की प्रॉब्लम थी, अब क्या होने लगा है कि ओजोन का हम टॉपिक बेसिकली क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो ओजोन लेयर है हमारे अर्थ सरफेस में, इस तरह की ओजोन लेयर हमारे अर्थ के सरफेस में, ठीक है, वो क्या होते जा रही है, ये हमारी ओजोन लेयर बनी है, यहाँ पर सूरज है, यहाँ पर हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है, और ये हमारी ओजोन लेयर है जो कि उसको बचा रही है। बट अब बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर कहीं होल होना शुरू हो गया, इस तरह का एक होल होता जा रहा है। अब उस होल की वजह से क्या हो रहा है, इसी होल को हम बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन, ओजोन का पिघलना। यहाँ पर एक होल हो गया। अब होल हुआ कहाँ पे, बेसिकली अंटार्कटिका के ऊपर।
जो अंटार्कटिका रीजन है हमारा, वहाँ पर हुआ है ये बेसिकली हमारा होल। ठीक है, अब इस होल ने, अब अगर यूवी रेज यहाँ से एंटर करेंगी तो ओजोन लेयर रोक लेगी, यहाँ से एंटर करेगी ओजोन लेयर रोक लेगी, यहाँ से एंटर करेगी, यहाँ से एंटर करेगी, यहाँ से एंटर करेगी, तो ओजोन लेयर यूवी रेडिएशन को रोक लेगी, अंदर नहीं जाने देगी। बट अगर ओजोन लेयर यहाँ से एंटर करेगी, यहाँ पर रोकने के लिए कुछ नहीं है, तो वो डायरेक्ट हमारे अर्थ के सरफेस पर आ जाएगी। और जब ओजोन लेयर नहीं रोक पाएगी यूवी रेडिएशन को हमारे अर्थ सरफेस पे आने से, तो जो यूवी रेडिएशन है हमारे अर्थ के सरफेस पे आके हमारे प्लांट्स को, एनिमल्स को और ह्यूमंस को, सभी को यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, उनके लिए सभी पे अपने हार्मफुल इफेक्ट दिखाएगी। ठीक है, अब प्लांट पे इफेक्ट देख लिया अपने, फोटोसिंथेसिस होता है, बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन होती है एनिमल्स में। अब ह्यूमंस में क्या डिफेक्ट होता है वो देखेंगे, किस तरह का इफेक्ट करती है ओजोन लेयर। अब ओजोन डिप्लीशन समझ गए कि क्या हो रहा है बेसिकली। अंटार्कटिका के ऊपर एक होल हो गया काफ़ी बड़ा, उस होल में, उस होल से ओजोन, उस होल से जो यूवी रेडिएशन है वो पास होकर हमारे अर्थ के सरफेस में डायरेक्टली एंटर कर रही हैं। ठीक है, अब जो ओजोन लेयर थी ना, जो ओजोन लेयर की डिप्लीशन थी, ठीक है, पिघलना, वो सबसे पहले किसने डिटेक्ट की थी? एक साइंटिस्ट है फरमान इटल, जिन्होंने 1985 में ये प्रॉब्लम को सबसे पहले बताया था कि हाँ कुछ ऐसा प्रॉब्लम स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे आ रहा है। ठीक है, जो हमारे अपर स्ट्रेटोस्फेयर में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर थी वो कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रॉय हो रही थी। ठीक है, वहाँ पर होल होता जा रहा था, मेनली कब? अंटार्कटिक स्प्रिंग में, जो कि सितंबर से लेकर दिसंबर के मंथ तक रहता है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने दिया था ओजोन डिप्लीशन का कंसेप्ट कि ओजोन जो है वो डिप्लीट होती जा रही है अंटार्कटिका के ऊपर 1985 में। ठीक है, आफ्टर दैट अमेरिका की एक सैटेलाइट है, अमेरिका निम्बस 7 सैटेलाइट, जिसने ये रिकॉर्ड किया, जिसने अपनी सैटेलाइट में ये रिकॉर्ड किया कि जो ओजोन है वो सच में डिप्लीट हो रही है, पिघल रही है अंटार्कटिका रीजन के ऊपर। और यहाँ पर अमेरिका ने काफ़ी कंफर्म कर दिया था कि ओजोन है वो, उसमें काफ़ी बड़ा होल हो गया इस टाइम पे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास ओजोन डिप्लीशन कंपाउंड्स। ठीक है, या ओजोन डिप्लीशन कंपोनेंट्स, ऐसी चीज़ें जो ओजोन को पिघला रही हैं अब, क्योंकि खुद तो पिघल नहीं रही है वो, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो ओजोन को क्या कर रही हैं? पिघला रही हैं। अब उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? पहला आता हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो मतलब क्लोरीन, फ्लोरो फ्लोरीन, और कार्बन, और सी फॉर कार्बन। ठीक है, यहाँ पर ये क्लोरीन बन गया, यहाँ से फ्लोरीन और यहाँ से कार्बन, CH4 जिसको हम मीथेन बोलते हैं। ठीक है, CH4 जिसको हम मीथेन बोलते हैं। आफ्टर दैट CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, 4 क्लोरीन है इसमें, तो क्या बन जाएगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, और लास्ट आपके पास आ गया हेलोन्स NO2, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये कंपोनेंट्स बेसिकली ये मेनली जो 4 कंपोनेंट्स है ये हमारे ओजोन को पिघला रहे हैं हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, आप करते कैसे हैं, कैसे पिघलाते हैं वो देखिए। ये रहा हमारा CCl क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, यहाँ पे CFCl3 आया, कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन। अब इसने क्या किया? यूवी रेस पड़ी, यूवी रेस की वजह से क्या किया इसने? ये टूट गया 2 हिस्सों में। ठीक है, ये 2 हिस्सों में टूट गया, एक CFCl2 हो गया, दूसरा क्लोरीन आ गया। ठीक है, अब जो क्लोरीन हमारा बचा, जो यहाँ से हमारा सिंगल क्लोरीन बचा, उसने क्या किया? डायरेक्ट जाके ओजोन पे हमला किया। ठीक, जो O3 है उस पर जाकर हमला किया और उसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया, ऑक्सीजन O2 प्लस सिंगल O। ठीक है, फिर एक क्लोरीन आया, उसने वापस हमला किया, दूसरे क्लोरीन ने इस पर हमला किया और सेम इसको O2 और O में ब्रेक डाउन कर दिया, 2 हिस्सों में तोड़ दिया। ठीक है, अब ये क्या हुआ? ये ऑक्सीजन जो थी, मॉलिक्यूल थे, ये हमारे ट्रेटोस्फेयर में आ गए। ठीक है, ये हमारे कहाँ पे आ गए? ट्रैपोस्फेयर में, जो कि हम ऑक्सीजन लेने के काम आती है। इसको हमने इनहेल कर लिया। ठीक है, वो जो यहाँ से 2 ऑक्सीजन बचे थे सिंगल, यहाँ से एक ऑक्सीजन बचा, यहाँ से भी एक ऑक्सीजन बचा, ये दोनों ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे, कंबाइन होकर क्या बना दिया इन्होंने? O2, और ये O2 भी कहाँ चला गया? हमारे ट्रोपोस्फेयर में। तो बेसिकली क्या हुआ? O3 टूट गया हमारा। ठीक है,
टूट के कहाँ चला गया, हमारे एटमॉस्फेयर में, और इसको हमने क्या कर लिया, इनहेल। ठीक है, जब हमने इनहेल कर लिया तो ओजोन वहाँ से ख़त्म होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल इसके 1000 मॉलिक्यूल्स को पिघलाता है। यहाँ पर तो सिंपली एक दिखा रहा हूँ मैं, बट क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल इसके 1000 मॉलिक्यूल्स को पिघला देता है। तो अब सोचिए, हर एक मिनट में, हर एक सेकंड में अगर एक क्लोरीन इसके 1000 मॉलिक्यूल्स को पिघला रहा है तो ओजोन में कितना बड़ा होल हो गया होगा इस टाइम तक। ठीक है, इसी की वजह से जो हमारा यूवी रेज हैं वो डायरेक्टली अर्थ के सरफेस में एंटर कर रही हैं। ठीक है, और ये जो हमारे जो ये चीज़ें हैं जिसमें कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये रेफ्रिजरेटर से निकलता है। ठीक है, ये हमारे फायर एक्सटिंग्विशर से निकलती है, ये भी रेफ्रिजरेटर से निकलता है। ठीक है, जो हम डेली में चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना, उन्हीं सबसे ये चीज़ें निकल रही हैं। हमारे इंडस्ट्रीज़ हो गई, उन सबसे ये चीज़ें निकल रही हैं। तो जो डेली हमारे यूज़ की चीज़ें हैं उन्हीं में से ये चीज़ें निकल रही हैं और हमारे एटमॉस्फेयर को इफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, आपको इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये तो कोई नहीं पूछेगा कि ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से टूटता है। ठीक है, बस ये पूछेंगे जो क्लोरीन है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है, जो एटम है, एलिमेंट है जो डायरेक्ट अटैक करता है ओजोन पे। तो कौन सा आ गया, वो क्लोरीन है जो डायरेक्ट अटैक करता है हमारा ओजोन पे, O3 पे, जो तोड़ता है दो हिस्सों में, O2 और O। और O जाता है हमारा, O2 भी चला गया ट्रेटोस्फेयर में, और O कंबाइन होकर ये वाला और ये वाला कंबाइन होकर ट्रेपोस्फेयर में। ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछ सकते हैं। अब ओजोन जो है बेसिकली 97.99 यूवी रेज को ऑब्जॉर्व कर जाती है, बट अब होल की वजह से नहीं हो रहा है। 1 क्लोरीन कैन डिस्ट्रॉय 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। मैंने सॉरी आपको 1000 समझा बोला था उस टाइम, बट क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल जो है वो ओजोन के 1 लाख मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। किस तरह से ख़त्म कर रहा है, इस तरह से, जो प्रोसेस आपको ये समझाया मैंने, इस तरह से पूरा जो क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है वो 1 लाख O3 को, ओजोन की मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है, ख़त्म करता जा रहा है, डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। ठीक है, वो डिस्ट्रॉय करके क्या बना रहा है, बेसिकली ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन को हम इनहेल कर रहे हैं, सांस लेने के काम में ले रहे हैं। ठीक है, और बेसिकली वहाँ से ख़त्म हो रही है और हम यूज़ कर रहे हैं उसको। अब वो कंपोनेंट जिनमें क्लोरीन होता है, ऐसे ओजोन डिप्लीशन कंपाउंड्स जिनमें क्या रहता है, क्लोरीन रहता है, जिसमें क्या पहला सबसे पहला नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका मैंने बताया था CCl4। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसमें कि हाइड्रोजन रहता है, क्लोरीन रहता है, और हाइड्रोजन रहता है, क्लोरीन रहता है, फ्लोरीन रहता है और कार्बन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे कंपाउंड जिनमें ब्रोमीन रहता है, वो उसमें आता है हमारे हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रो ब्रोमो फ्लोरोकार्बन। ठीक है, मेन जो आपके लिए पढ़ने के लिए वो यही है जिसमें क्लोरीन रहता है, जिसमें कि आपके CFC आ जाती हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, और जो हमारा मीथेन था वो आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ब्रोमीन वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा आपके लिए। अब इनके सोर्स क्या है, कहाँ से निकलते हैं ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलेगा, हमारे रेफ्रिजरेटर से निकलेगा, AC से निकलेगा, ड्राई क्लीनिंग एजेंट से निकलेगा। हेलोन्स जो हमारे हैं वो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर जो काम आग बुझाने के काम में आते हैं उनसे निकलेगा। CCl4 किससे निकलेगा, हमारे फायर एक्सटिंग्विशर और सॉल्वेंट्स जो हमारे हैं उनसे निकलेगा। मिथाइल क्लोरोफॉर्म ये निकलेगा हमारा एरोजोल से, जिसमें कि फॉग, मिस्ट, डस्ट, इन सब से निकलेगा। ठीक है, अब इनके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इफ़ेक्ट क्या करता है हमारी बॉडी पे, स्किन कैंसर करता है, सनबर्न, हमारी स्किन जल जाती है, कैटरेक्ट, आंखों में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्योंकि एजिंग जल्दी बुढ़ापा आता है, जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको स्लो करता है, मैरीन लाइफ जो कि पानी के अंदर लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय करता है, प्लैंकटन जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं पानी के अंदर उनको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, अब सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका, किस तरह से बच सकते हैं हम इससे, हम कम से कम पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड यूज़ करें, कम से कम यूज़ करें। ठीक है, व्हीकल का कम से कम यूज़ करें, ताकि जो गैसेस है, ये जो कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ये सब कम से कम निकले हमारे, हम कम से कम इसको यूज़ करें। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट है उनको यूज़ करें। नाइट्रस ऑक्साइड जो N2O था उसको कम से कम बिल्कुल ही मना कर दें यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपकी ओजोन में इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो ओजोन यहाँ से जितना भी था आपको कंसेप्ट दे दिया है। इसके जो भी इंपॉर्टेंट MCQs होंगे वो इस PDF के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे।
ठीक है, मेरा यहाँ काम था आपको कंसेप्ट देना, कंसेप्ट मैंने दे दिया है। अब जितने इंपॉर्टेंट MCQs थे वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे PDF के साथ। और इसके साथ एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है, वो रहेगा हमारा ग्लोबल वार्मिंग। उसको भी देख लेते हैं क्या है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या रहता है बेसिकली, इंक्रीज ऑफ CO2, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम छोड़ते हैं, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं, इसका जो लेवल है ना वो क्या होता जा रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। आज के टाइम पे होता है कि जो गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रहती हैं और काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, और सर्दियाँ जो है काफ़ी कम टाइम तक रहती हैं और इतनी सर्दियाँ भी नहीं होती हैं। वो किसकी वजह से हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब बेसिकली जो हमारा सूरज होता है ना, उससे जो रेज निकलती हैं वो मैंने अर्थ के सरफेस तक पहुंचती हैं। ठीक है, CO2 क्या करता है, उन रेज को अर्थ के सरफेस पर रोकता है। यहाँ से ये पहुंची, यहाँ पर CO2 होगा, यहाँ CO2 होगा। ठीक है, जब अर्थ से जो रेज वापस जाएंगी ना, ठीक है, उनको यहाँ पर रोकेगा, ये होगा, इनको यहाँ पर रोकेगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो गर्म होगा, वार्म होगा, जो कि हमारे अर्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई भी पेड़ पौधा, उसको ग्रो करना है किसी पेड़ पौधे को, उसको गर्मी चाहिए। ठीक है, हमें ही अपनी नॉर्मल काम के लिए बॉडी में हीट चाहिए, विटामिन D चाहिए। ठीक है, तो CO2 बेसिकली क्या करता था, जितनी भी ऑक्सीजन जो हमारी गर्मी सूरज से किरणें आती थी, जो हीट आती थी, उसको ट्रैप करता था, रोकता था। बट अब क्या हो रहा है कि जो CO2 के जो मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा हो गए हैं। पहले इतने थे, आज के टाइम पे इतने ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, अब ये सब मिलकर रोक रहे हैं। पहले इतना रोक रहे थे, अब इतना रुक रही है। जितनी भी हीटिंग है वो सब यहाँ भी ट्रैप हो रही है। अब जो वापस बहुत कम जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर पर रुक रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि 6% रहती है, फ्लोरिनेटेड गैसेज जिसमें फ्लोरीन होता है वो 3% रहती है, मीथेन 10%, कार्बन डाइऑक्साइड 82% सबसे ज़्यादा, और H2O तो पता ही है कि नमी तो रहती है हवा में। ठीक है, और यही रीज़न है जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, उसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग आज के टाइम पे ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, अब यहाँ से तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा आपके लिए कि CO2 का जो लेवल है एटमॉस्फेयर में क्या है। ठीक है, 4 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये 1750 पार्ट्स पर बिलियन। जो नाइट्रस ऑक्साइड N2O वो 316 पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो क्या है वो हमारा 282 पार्ट्स पर ट्रिलियन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हमारे हैं वो क्या है, CO2, कि 1 मिलियन में इसके 410 हैं, इसके 1 बिलियन में 1700 हैं, इसके 1 बिलियन में 301 हैं, और जो CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो 1 ट्रिलियन में 282 है। तो सबसे ज़्यादा क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में इस टाइम, CO2। और अगर ज़्यादा बढ़ता ही गया तो ज़्यादा ज़्यादा हमारी गर्मी को, हीट को, सूरज से जो हीट आएगी उसको रोके रखेगा धरती पे, और उस वजह से क्या होगा, जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है ज़्यादा ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे जो हमारी जो अर्थ की गर्मी है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, बढ़ती जाएगी। और ये पूरी जो चीज़ें हैं, ग्लोबल वार्मिंग डायरेक्टली इफेक्ट करती है हमारे ओजोन को। ठीक है, जितनी हमारी ओजोन की लेयर हो रही है, डिप्लीट हो रही है, उसमें इफेक्ट है हमारा जो हाथ है वो ग्लोबल वार्मिंग का भी है। ठीक है, तो अभी यहाँ से 2 टॉपिक आपके खत्म हो गए, एक ओजोन लेयर और दूसरा ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके जो PDF रहेगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, साथ ही साथ जो MCQ रहेंगे इंपॉर्टेंट वो भी PDF के साथ ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो आज के लिए इतना ही करते रखते हैं, रिवीजन करते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। जितने भी 3 दिन बचे हैं आपके, उनको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू।